नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात धनबाद की, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। नेटवर्किंग मार्केटिंग से 12 करोड़ लाभ के भुगतान करने के नाम पर महिला का अपहरण कर मां तारा होटल में हत्या कर दी गई थी। इसकी जांच में जुटी पुलिस ने महिला का शव होटल के निर्माणाधीन शौचालय से बरामद कर लिया है। डीएसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में मृतक महिला से 60,000 रुपए लिए गए थे, जिसके बाद फायदा का लालच देकर उसे एग्रीमेंट के लिए होटल में बुलाया गया। इसी दौरान पैसे की वापसी को लेकर संचालक और महिला के बीच नोकझोंक भी हुई थी, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि होटल संचालक अब भी फरार बताया जा रहा है। मामले में दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। आनंद होते उनके सहयोगियों के साथ नोकझोंक हुई पैसे के लेन देन को लेकर के। इसी क्रम में क्रोधवश अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में डाल दिया गया था, जिसे बड़ी संजीदगी से अनुसंधान करते हुए पूरी टीम के द्वारा टीम वर्क के तहत उसको बरामद किया गया। और देखिए, धनबाद की चर्चित संगीता हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि जिस होटल के शौचालय में महिला की लाश मिली, उस होटल के मालिक अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और इस मामले में दूसरे लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में पीडीएस डीलर की ओर से अनाज वितरण में धांधली की शिकायत मिल रही है। गड़बड़ी पर जनता लगातार विरोध कर रही है, शिकायत भी कर रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ताजा मामला गिरिडीह के धोतो पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने संजीवनी संघ मां अंजनी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अनाज की कालाबाजारी करते रंगे हाथ पकड़ा था। उसे जमुआ आपूर्ति अधिकारी को सौंप दिया गया, लेकिन अब तक मामला तक दर्ज नहीं किया गया। आरोप है कि पीडीएस दुकानदार से मोटी रकम वसूलकर प्रखंड आपूर्ति अधिकारी की मिलीभगत से वितरण पंजी, स्टॉक आदि कागजातों को मेंटेन किया जा रहा है और मामला को रफा दफा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कम से कम पब्लिक को तो फायदा होगा। सैनेरी में ही संचालित संजीवनी संघ मां अंजनी स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिन दहाड़े कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़कर प्रखंड आपूर्ति अधिकारी को सुपुर्द करने के 2 दिन बीत जाने के पश्चात मामलों को दर्ज नहीं किया गया है। और यह जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इसके अतिरिक्त 2 बार रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनके ऊपर एफआईआर भी किया गया था। उनके बावजूद भी इनके रवैये में कोई सुधार नहीं आया है आज तक। वहीं देवघर के लालपुर गांव में कई परिवार रोटेशन के आधार पर घर में रहने को मजबूर हैं। दरअसल 30 साल पहले संयुक्त बिहार के समय एक व्यक्ति को सरकारी आवास मिला था। समय के साथ परिवार बढ़ता गया, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। ये हालात एक नहीं, दर्जनों परिवार के हैं। जब परिवार के सदस्यों का एक गुट बंगाल में मजदूरी करने जाते हैं, तब परिवार के बाकी सदस्य ही घर में रह पाते हैं। वहीं 6 महीने बाद जब वो सदस्य लौटते हैं, तो बाकी सदस्य मजदूरी करने निकल पड़ते हैं। टूटी छत और खंडहर बने घर में रहने को मजबूर परिवार के सदस्यों को हर बार नया आवास का सपना दिखाया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं बारिश के दौरान घर के सदस्य सामुदायिक भवनों में रहने को मजबूर दिखते हैं। समस्या हम लोग का यही है, घर ठीक नहीं है। कब का हम लोग का माँ पिताजी का घर बना हुआ था, उसी में हम लोग रह रहे हैं। जमीन हम लोग का जगह भी नहीं है। हम लोग तो कब भगा देगा, यहाँ पर हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है। अपना बाल बच्चा लेके अगर होगा कहीं भी भगा देगा तो हम लोग चला जाएंगे बाल बच्चा लेके। और उसके बाद जो है बहुत ऐसा लोग बोला जो वोट दो तो ये करेंगे, वो कर देंगे, घर बना देंगे। तो घर प्लस्तर का पैसा आएगा, वो भी नहीं। 500 रुपया बल दो, ये करा देंगे तो वो करा देंगे, 500 रुपया भी दे दीजिए। किसी दादा के नाम पर घर बना है 25 साल पहले, किसी बाप के नाम पर। उसमें वो लोग 2 परिवार थे, वही अभी घर में वो लोग 12, 15, 10 परिवार हो गया है। ऐसा 2-4 परिवार में ऐसा है
कि एक भाई अगर बंगाल जाता है तो दूसरा भाई को यहाँ रहना पड़ता, फिर वो भाई जाता है फिर दूसरा को बाहर जाना पड़ता। और देखिए धनबाद में पीएम आवास योजना के काम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां लाभुकों के घर अब तक नहीं बने, जबकि कागजों पर गरीब को आवास आवंटित कर दिया गया। इतना ही नहीं, योजना की पूरी राशि भी बिना लाभुक के जानकारी के ही निकाल ली गई। इस मामले में स्थानीय दलाल, मुखिया और अधिकारियों पर गबन का आरोप लग रहा है। पूरा मामला राजगंज दलूडी पंचायत का बताया जा रहा है, जहां के कटरटांड निवासी विनोद तुरी के लिए साल 2018 में ही आवास योजना की मंजूरी मिल गई थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 3 किश्तों में उसके खाते में 1,20,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन लाभुक को एक पैसा तक नहीं मिला। मामले के खुलासे के बाद पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई के साथ ही आवास योजना का लाभ दिलाने की भी मांग की है। पहले हमरा नहीं भेजा है, पैसा नहीं भेजा है। 1 रुपया आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं। लेकिन सरकारी कागज में तो दिख रहा है कि आपका घर कंप्लीट हो गया, आपको 1,20,000 रुपया 3 किस्तों में दिया गया। 3 किस्त में दिया है, वो हमको मालूम नहीं यार। पैसा हमारा खाता में घुस भी नहीं किया, जांच भी किए हैं खाता। आपसे क्या क्या कागज लेके गया था? हमारा ये टोटल फोटो घी के लेके गया, और कुछ कागज भी लिया था? हाँ, कागज लिया है, खाता नंबर लिया है, जमीन पेपर का भी जेरॉक्स लिया है। और घर बनवाने के नाम पे कुछ पैसा भी लिया था आपसे? हाँ, पैसा लिया है। कितना? 10,000 रुपया। गुमला में आईटीआई कॉलेज डुमरी के सत्र 2020-21 के 184 छात्रों की छात्रवृत्ति कल्याण विभाग के दांवपेच में अटकी हुई है। परेशान छात्रों ने इसकी जानकारी बीजेपी एसटी मोर्चा को दी, जिसके बाद मोर्चा के अध्यक्ष छात्रों के साथ कल्याण पदाधिकारी और आईटीडीए के निदेशक से मिलने पहुंचे। कुछ कागजातों का सत्यापन नहीं होने की वजह से छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, जिस पर कल्याण पदाधिकारी ने जल्द ही कागजी कार्रवाई कर स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश किए जाने की जानकारी दी। छात्रों को छात्रवृत्ति देना। अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के छात्रों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है पोस्ट मैट्रिक के तहत, लेकिन इस वर्ष कल्याण विभाग की तरफ से डीए अप्रूव करने के बाद ए अप्रूव नहीं किया गया और अप्रूवल के लिए एनसीवीटी के पास भेजा जाता है और एनसीवीटी की तरफ से कोई अप्रूवल के लिए चिट्ठी कल्याण विभाग को नहीं दिया जाता है। तो कल्याण विभाग को एक बार मानवता के नाते आईटीआई से संपर्क करके इस समस्या को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभागीय आदेश है कि वैसे ही बच्चों को, स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलेगा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। तो सत्यापन के लिए भेजा गया था, पर वहाँ से सत्यापन रिपोर्ट ही नहीं है। अभी उनका कहना था कि हमें इस साल कोई परेशानी नहीं हो तो अभी से ही सत्यापन के लिए संस्थान को भेज दिया जाए। तो हम लोग आज उसको मांग रहे हैं ताकि इस साल भी उनको समय पे उनका रिपोर्ट आ जाए, ताकि कोई परेशानी नहीं हो उनको। वहीं लॉकडाउन के बाद आज से जमशेदपुर से रांची के लिए बस सेवा की शुरुआत हुई। इसी के साथ राजधानी रांची सहित दूसरी जगहों के लिए भी अंतर जिला बस सेवा शुरू की गई, लेकिन बस में काफी कम संख्या में लोग दिख रहे हैं। बस सेवा से जुड़े लोगों की माने तो अभी लॉकडाउन के बाद सर्विस शुरू होने से काफी कम लोग आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन में अधिक लोग बस सेवा का लाभ लेने लगेंगे। बस सेवा के लिए सभी बस को सैनिटाइज करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल एकदम ना के बराबर ही दिख रहा है। अभी 1 आध दिन लगेगा, कम हो गया पूरा। हाँ। और आपका बस का रांची तक का भाड़ा क्या रखे हैं? 200 जो पहले था। जो भाड़ा था ये था। तो बस वगैरह सैनिटाइजर कराएं आप? हाँ, सब सैनिटाइजर भी करा दें, सैनिटाइजर भी अच्छा दे रहे हैं सबको। हाँ। गिरिडीह में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का अस्तित्व खतरे में है। इंस्टीट्यूट की जमीन पर लगातार भूमाफिया कब्जा जमाते जा रहे हैं, जिसके बचाव में स्थानीय लोग आगे तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिख पा रहा है। बताया जाता है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के लिए आधुनिक भारत में सांख्यिकी के पिता माने जाने वाले पीसी महाबोलिस ने जमीन दान में दी थी, जिस पर बिचौलिए ने कब्जा जमा लिया है। बता दें कि पूरे भारत के 5 प्रतिष्ठित संस्थानों में से गिरिडीह में शामिल है ये संस्थान।
उसको सुरक्षित संरक्षित रखने का काम जिनके कंधे पे था, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं निभाई। इसको हमको कहने में कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोषी हम समाज के वैसे लोग हैं जो थोड़े से लालच में ज़मीन का काम करने के लिए ज़मीन को हड़पना शुरू किया। और देखिए, पाकुड़ में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। यहाँ चंडालमारा गांव में स्वयंसेवक निरोज मंडल पर पीएम आवास देने के लिए 10,000 रुपए की मांग की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसके बाद महेशपुर बीडीओ ने जांच टीम भेजी। जांच टीम की पूछताछ में स्वयंसेवक पर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। लोगों ने आरोपी स्वयंसेवक पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही बीडीओ के नाम पर एक आवेदन भी सौंपा है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट बीडीओ को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा 1 नंबर पर घर था, भतीजा हमारा बोला हमको तुम्हारा 1 नंबर पर घर। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हंगरी के लिए चंचला की ट्रेनिंग रांची के खेलगांव में आज पूरी हो गई। 15 साल की चंचला आज इंडिया कैंप में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हो जाएगी। हंगरी में 19 से 25 साल तक चलने वाले टूर्नामेंट में वह अंडर 17 के 40 किलोग्राम वर्ग में अपना हुनर दिखाएगी। उम्मीद है कि रिंग में फुर्ती, धैर्य और स्टैमिना के साथ लड़ने वाली चंचला पदक लेकर हंगरी से जरूर लौटेगी। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर चंचला से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए रेसलर चंचला कुमारी का प्रशिक्षण मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण कुल 9 दिन चला। इस दौरान चंचला ने कुश्ती की कई बारीकियों को सीखा, बारीकियों को जाना। अब उसी तमाम दांवपेच को चंचला हंगरी में आजमाएंगी। चंचला, तुम्हारा प्रशिक्षण कुल 9 दिन चला। 9 दिन पहले की चंचला और आज की चंचला में क्या अंतर है? सर, कुछ जो 9 दिन पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही थी उसमें फिजिकल ट्रेनिंग हो रहा था, मैट पे नहीं हो पा रहा था। इस कारण हम लोग का जो पार्टनर के साथ टेक्निक था या मैट में टेक्निक था वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। और अभी जो कोचेस ने ट्रेनिंग दी उसमें जो गलती थी वो उन्होंने बताया और मैट पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग होती है और फिर जो नहीं हो पा रहा था वो चंचला को गुड लक भी मिला है खेल विभाग की ओर से। आपको गुड लक में क्या कहा गया? बोले कि इसी तरह और आगे बढ़ते रहो और उन्होंने मेरे को ऑल द बेस्ट कहा आगे का कंपटीशन के लिए। बिल्कुल। 9 दिन पहले मैंने जिस चंचला से मिला था वो चंचला थोड़ी सी शर्माई थी, थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी। तो चंचला ने इस दौरान क्या खाया जो इतनी मजबूत लग रही है? सर, आपने उस दिन बोला था तो मैंने हमारे यहाँ डाइट स्टार्ट हुआ और इसमें मटन, चिकन और नॉनवेज सारे मिल रहे हैं इधर। बिल्कुल। तो चंचला इस बार हंगरी में जाकर कौन सा ऐसा दांव आजमाएंगी अभी जो नया तुमने सीखा है जिससे पदक पक्का होगा? सर, अभी मैंने 2-3 टेक्निक सीखी है, वही सब मैं उसमें ये अप्लाई करूँगी। बिल्कुल। हमारे साथ चंचला की कोच हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में एक जो महिला जब कुश्ती लड़ती है, बालिका कुश्ती लड़ती है, तो वास्तव में उसका सबसे मजबूत पक्ष क्या होता है? हाँ, कुश्ती में महिला का सबसे मजबूत पक्ष होता है लेग अटैक। ज़्यादातर सिंगल लेग, डबल लेग, पट ये सब होता है। और धोबी पछाड़ तो पूरे भारत में से ही फेमस है। बिल्कुल, धोबी पछाड़ फेमस है। शायद चंचला को ही पदक भी दिलाएगा। 9 दिन चंचला का प्रशिक्षण चला, तो 9 दिन में वास्तव में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया? 9 दिन चंचला का ट्रेनिंग चला, उसमें हमने इसके जो वीक टेक्निक थे हमने उसमें काम किया और जितने भी इसके वीक टेक्निक थे हमने उसमें काम किया, उसको सुधरवाया। और मुझे उम्मीद है कि चंचला हंगरी से मेडल लेकर वापस आए। हमें गर्व है उसके ऊपर। बिल्कुल। चंचला आज रांची से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। लखनऊ में इंडिया कैंप लगेगा, फिर वहां से हंगरी के लिए रवाना होंगी। चंचला छोटी है और छोटी चंचला अब बड़े पदक को पाने के लिए हंगरी की ओर अपना सफर आज शुरू करने जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के भाड़गांव में 6 साल से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण कीचड़ से परेशान थे। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने इनकी गुहार नहीं सुनी। फिर खुद ग्रामीणों ने बैठक कर श्रमदान से सड़क बनाने का फैसला किया। 2 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत भी कर दी गई, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होने लगी है। 8-10 साल से
इस गांव का जो इस रोड है मुख्य पथ से जुड़ी हुई पंचायत भवन तक, जो कि सारे लोग सारे अधिकारी आते हैं इस गांव में, लेकिन बार बार हम लोग ग्रामीणों के द्वारा ये रोड को दिया गया बनाने के लिए, लेकिन वो अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना पंचायत प्रतिनिधि देते हैं, ना जिले के लोग देते हैं। और देखिए, भाड़गांव के रहने वाले ग्रामीण अनिल उरांव बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक कई बार सड़क बनाने की अपील की गई, लेकिन किसी ने आज तक सड़क नहीं बनाई। मजबूरन खुद श्रमदान कर सभी को सड़क बनानी पड़ी। ये मांग है कि हमारे गांव में कोई भी घर नहीं है, मतलब कि बिरसा आवास, इंदिरा आवास कोई घर नहीं है। ऐसे भी मिट्टी का घर बना के ही रहते हैं, और तो पानी भी नहीं है, हमें रोड नहीं है, इस चक्कर में कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। इस गांव का जायजा न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत ने लिया और जाना कि यहां के लोग किस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं। सड़क गांव की दशा व दिशा तय करती है। सड़क से ही गांव में अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव का कितना विकास हुआ है। अभी हम मौजूद हैं गुमला से 90 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के छोर में लिटिया चुआ गांव में, जहां पे कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे आज तक ना ही सड़क की सुविधा मिल पाई है लोगों को, ना ही पेयजल की सुविधा मिल पाई है। लोग राशन लाने के लिए भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर का सफर करते हैं। गाँव में बहुत तरह का समस्या है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी, जल मीनार है वो भी। और देखिए, पटना में ब्लास्ट के साजिशकर्ता एटीएस ऑफिस से निकले दोनों भाई एनआईए कोर्ट ले जाए जा रहे नासिर और इमरान। तो देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर एटीएस की टीम लगातार दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही थी। और देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एटीएस ऑफिस से दोनों आरोपियों को, दोनों आतंकियों को ले जाया जा रहा है। और फिलहाल एनआईए कोर्ट ये दोनों आरोपी नासिर और इमरान ले जाए जा रहे हैं और वहां कोर्ट में उनकी पेशी होगी। और देखिए, एनआईए कोर्ट ले जाए जा रहे हैं आरोपी नासिर और इमरान। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके बाद हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जब पटना एयरपोर्ट ये नासिर और इमरान जो आरोपी हैं, जो दोनों भाई हैं, उन्हें लाया गया और उसके बाद एटीएस से उनकी पूछताछ की गई। एटीएस की टीम ने उनसे पूछताछ की, औपचारिक पूछताछ की गई और उसके बाद अब एटीएस की टीम दोनों आरोपियों को लेकर एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही है। और फिलहाल जब एनआईए कोर्ट में इन दोनों की पेशी होगी, उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि इनको रिमांड पर लिया जाए और रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। और देखिए, हम आपको लगातार दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, 2 घंटे तक एटीएस कार्यालय में इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और इस पूछताछ के बाद अब दोनों की कोर्ट में पेशी होगी और एनआईए कोर्ट अब सीधे ये ले जाए जा रहे हैं जहां पर इन दोनों की पेशी होगी और कोशिश रहेगी कि रिमांड पर इनको लिया जाए। और देखिए, एटीएस कार्यालय में 2 घंटे 42 मिनट तक इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उसके बाद इस पूछताछ के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों आरोपियों को एनआईए कोर्ट ले जाया जा रहा है जहां इनकी पेशी होगी। और देखिए, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एनआईए कोर्ट ले जाए जा रहे आरोपी नासिर और इमरान। और हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि देखिए, एटीएस ऑफिस से दोनों भाइयों को निकाला गया, जो दोनों आरोपी भाई थे। उसके बाद एटीएस में 2 घंटे 42 मिनट, करीब 3 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई और उसके बाद इन दोनों भाइयों को अब एनआईए कोर्ट ले जाया जा रहा है। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, एनआईए कोर्ट में पेशी अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी और आपके पास, और क्या कुछ रिमांड पर इनको लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अभी तकरीबन 3 घंटे तक 11:03 पर ये एटीएस ऑफिस पहुंचे थे दोनों आतंकी। और बिहार एटीएस के अलावा एनआईए की टीम ने कई पहलुओं पर इनसे पूछताछ की है, छानबीन की है। और जो कागजी प्रक्रिया थी, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसमें कागजों की महत्ता होती है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस किए जाने होते हैं। तो एनआईए की टीम ने जो एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, क्योंकि कल इन दोनों आतंकियों के आवास पर छापेमारी हुई थी,
तो जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके समेत जो सारी चीजें थी उसको बतौर पेपर ऑन पेपर उसको तैयार किया गया है। इसमें भी प्रक्रिया में थोड़ी देर लगी है और इसके अलावा पूछताछ भी की गई है। लेकिन अभी डाकबंगला चौराहा से ये काफिला जो है NIA का तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां आप देख रही होंगे हमारे सामने, हमारे आगे बिल्कुल वो गाड़ियां चल रही हैं जिसमें ये दोनों संदिग्ध आतंकी जो हैं वो बैठे हुए हैं। लाइव तस्वीरें, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। इन्हीं गाड़ियों में तकरीबन 7 गाड़ियां हैं जो बिहार ATS की गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों में ही किसी एक गाड़ी में, एक व्हीकल में इन दोनों भाइयों को बिठा कर रखा गया है और अब हम थोड़ी देर में गांधी मैदान इलाके में पहुंचेंगे जहां से NIA कोर्ट बिल्कुल नजदीक है और लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय, कोर्ट में पेशी का समय कब तक दिया गया है? क्या कुछ औपचारिकताएं अभी भी बाकी हैं जो कि पूरी करनी है? जी बिल्कुल, देखिए 1:30 से 2 बजे के बीच लंच का समय होता है, तो लंच के बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट में पेशी होगी इन दोनों आतंकियों की। तो अभी जो वक्त है, अभी 1:50 हुए हैं, यानी 10 मिनट लंच का समय है और यहाँ से पहुँचने में 5 से 7 मिनट अभी टीम को और लगेगा। तो लंच के बाद ही इन दोनों की कोर्ट में पेशी होगी और न्यूज 18 ने बताया भी था कि लंच के बाद पेशी की जानी चाहिए। तो जो कोर्ट सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 2 बजे लंच का वक्त खत्म होता है और 2 बजे के बाद इनकी कोर्ट में पेशी होगी। आप तस्वीरों में लाइव टेलीकास्ट कर सकती हैं। जो काफिला है वो साथ में ठीक हमारे आगे वो काफिला है जो चल रहा है और थोड़ी देर के बाद NIA कोर्ट पटना में इन दोनों की जो संदिग्ध आतंकी हैं इनकी पेशी हो जाएगी। ये तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पे आप लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। NIA की तरफ से क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है कि पेशी के बाद क्या कुछ फैसला आ सकता है या फिर किसी भी तरह की जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले को लेकर कि कोर्ट में पेशी के बाद क्या कुछ फैसला ATS के ऑफिसर्स की तरफ से कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पाई है 1 सप्ताह के डिमांड पर NIA इनको ले सकती है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कोर्ट कितने दिनों की डिमांड देता है NIA को। चूंकि एक लंबी पूछताछ, लंबा इन्वेस्टिगेशन चलना है पूरे मामले में, पूरे नेक्सस को खंगालना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है NIA के लिए। लिहाजा NIA की टीम कम से कम 1 सप्ताह का रिमांड मांगेगी, लेकिन NIA कोर्ट का क्या रुख होता है ये अब देखने वाली बात होगी और ये देखना होगा कि आखिरकार इन दोनों आतंकी जो संदिग्ध आरोपी हैं दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के, इनको कितने दिन की रिमांड जो है वो मिलती है NIA को इन दोनों से पूछताछ के लिए और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे की जो पूछताछ है, जो जांच है उसको लेकर। संजय, दोनों आरोपियों से लगभग ATS ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, मतलब 2 घंटे 42 मिनट का समय इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में लगाया गया। तो जाहिर सी बात है कि काफी गहनता से इसकी जांच की गई होगी। तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इनके नेक्सस के आधार पर? क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकती होंगी। यहाँ पर न्यूज 18 की टीम बिल्कुल काफिले के साथ है और हम आपको दिखा पा रहे हैं कि कैसे जो गाड़ियां हैं NIA की जो टीम है और ATS की टीम है वो कैसे अब गांधी मैदान के इलाके में, यहाँ से बमुश्किल 2 से 3 मिनट का फासला है NIA कोर्ट के लिए। अब यहाँ पर टीम पहुंच गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे मामले में बिहार ATS ने भी कई एंगल को खंगाला है। कई क्लू बिहार ATS को भी मिले थे और बिहार ATS ने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे अपने लेवल पे। और चलिए संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर